गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना अध्याय चल रहा है पादप जगत, जिसमें पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं शैवाल और शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का सामान्य परिचय, उसके सामान्य लक्षण और उसका जीवन चक्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइटा है, ये शब्द किसने दिया था। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में देखेंगे कि ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो किसने दिया। ये ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। तो क्या कहेंगे? ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। अब ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो कौन है? टेवर्स। ध्यान रखना, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? टेवर्स। अगला, अब भारत में ब्रायोफाइटा का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो क्या उसका जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो ये कौन है? शिवराम कश्यप। ठीक है, तो ये इसका सामान्य परिचय हो गया। ब्रायोफाइटा शब्द दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी टेवर्स और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप। तो ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। अब अगला टॉपिक देखते हैं सामान्य लक्षण। क्या है? सामान्य लक्षण कि ब्रायोफाइटा में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये प्रथम स्थलीय पादप होते हैं। तो देखेंगे इसमें प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शैवालों से हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्थल यानी धरातल पर जो प्रथम पादप आए थे वो कौन से हैं? ब्रायोफाइटा। इसके अलावा ब्रायोफाइटा के पादपों को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। ये भी ध्यान रखना है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पादप जल में भी रहते हैं, यानी मुख्य रूप से तो स्थल भाग पे रहते हैं, लेकिन जनन के लिए किस पे आ जाते हैं?
जल में आ जाए। अगला, अब ये स्थल भाग के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतया नम, आर्द्र व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये किन किन स्थानों पे नम, जहां पे नमी हो, आर्द्रता हो और छाया पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे स्थान पर ब्रायोफाइटा के पौधे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, तो ध्यान रखना, पहला हो गया कि ये प्रथम स्तरीय पादप कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति शैवालों से हुई है। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से स्थल पे पाए जाते हैं और जनन के लिए जल में जाते हैं। ये मुख्य रूप से नम, आर्द्रता और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। तो ये विशेषता अब आगे देखेंगे। इनका पादप शरीर सुखाय प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुखाय का मतलब होता है कि इनका जो पौधा होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। लेकिन जड़ जो होती है इसमें मूलावास के रूप में पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। आगे, इनका जो पौधा होता है, मुख्य जो पादप होता है वो युग्मकोद भी होता है। तो इसका पादप युग्मकोद विविध प्रकार का होता है। युग्मकोद विविध का मतलब क्या होता है कि अगुणित होता है, अगुणित अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, जनन की बात करें तो जनन जो होता है, इनमें जो जनन होता है वो कायिक और लैंगिक प्रकार का होता है। अब बात करते हैं इसमें जनन की। जनन की बात करें तो दो प्रकार से होता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, कायिक जनन। अब कायिक जनन में भी कई प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रौढ़ भाग के गलन द्वारा। इसमें क्या होगा? जो पुराना भाग होगा वो गल के अलग हो जाएगा और उससे नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। और है कंद जैसे ट्यूबर द्वारा। नंबर 3, गैमा। ये इसकी विशेषता होती है, ध्यान रखना। गैमा द्वारा इसमें क्या होता है? एक कप नुमा संरचना होती है जिसके द्वारा कायिक जनन होता है। अगला नंबर 4, पत्र प्रकलिका। इसका मतलब क्या हुआ? बुलबुल, छोटी सी एक कलिका बन जाएगी और वो मुख्य पादप से अलग होकर कायिक जनन करती है। ये क्या होती है? ये कोई पौधा है, उसके साइड में छोटी सी कलिका होती है, इसको अलग कर देंगे तो ये नया
कर लेंगे। तो इस प्रकार ये तो हो गया कायिक जनन। अब देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। नंबर 2, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है इसमें वो अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में देखा था, शैवालों में 3 प्रकार से होता था, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। तो इसमें अंडयुग्मकी प्रकार से होता है। आगे इनमें जो मुख्य पादप होता है वो कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है, यानी एगुणित होता है। तो मुख्य पादप कैसा होता है? युग्मकोद्भिद यानी एगुणित, जिसके इसमें क्या होता है? युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, फिर दोनों निषेचन करते हैं, निषेचन के बाद जायगोट बनता है, फिर जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है और फिर उससे क्या होता है? समसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु उद्भिद अवस्था आती है और फिर बीजाणु बनता है एगुणित और फिर उसमें क्या होता है? अंकुरित होकर नया ब्रायोफाइट का पौधा तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है इसमें 2 भाग होते हैं, एक नर भाग होता है और दूसरा होता है मादा। अब ब्रायोफाइटा में जो नर जननांग होते हैं, नर जननांग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कुंदानी। क्या बोलते हैं? कुंदानी। ये ध्यान रखना कि ब्रायोफाइटा में नर जननांग को क्या कहते हैं? कुंदानी और मादा जननांग को क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। अब कुंदानी में किसका निर्माण होता है? उमैणु का निर्माण होता है और स्त्रीधानी में अंड का निर्माण होता है। उमैणु ये एक कोशिक होते हैं और 2 कशाभिकाएं होती हैं। अतः उमाणु कैसा होता है? चल बीजाणु प्रकार का होता है, जो चल के कहां पे आ जाता है? अंड के स्त्रीधानी के पास आएगा और स्त्रीधानी में प्रवेश करके अंड से निषेचन कर लेगा। तो ये हो गया लैंगिक जनन। अब बात करते हैं नंबर 3, जीवन चक्र के बारे में कि ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसा होता है। तो ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। तो जीवन चक्र देखते हैं तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप होता है वो कैसा होता है? युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, एगुणित होता है। ये ध्यान रखना है। फिर इस युग्मकोद्भिद अवस्था में नर जो जननांग होता है उसको क्या कहते हैं? कुंदानी और मादा जननांग जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। अब कुंदानी में ये नर युग्मक बनते हैं जिसका नाम है उमैणु। ये कैसे होते हैं? एगुणित होते हैं। इधर स्त्रीधानी में अंड बनता है, ये भी कैसा होता है? एगुणित होता है। अब उमैणु और अंड दोनों निषेचन करेंगे और निषेचन के लिए कहां पे आ जाएंगे? जल में आ जाएंगे और निषेचन के पश्चात क्या होगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, जो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब इस युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात कौन सी अवस्था आती है? बीजाणु उद्भिद अवस्था आ जाती है, जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। अब इसमें पुनः विभाजन होता है और इसमें जब पुनः विभाजन होता है तो उसे कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या कहते हैं? बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये कैसी होती हैं? ये भी द्विगुणित होती है। अब इसमें बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और ये बीजाणु एगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? एगुणित होते हैं। अब ये बीजाणुओं का अंकुरण 2 प्रकार से होता है। अब एक तो डायरेक्ट हो जाता है,
ये बीजाणु सीधे ही अंकुरित होंगे और क्या बना लेंगे, युग्मकोद विधावस्था यानी ब्रायोफाइटा का पौधा बना लेंगे। तो डायरेक्ट जो अंकुरण होता है वो किसमें होता है, एक तो लीवर वर्ड में होता है और दूसरा होता है हॉर्न वर्ड। ये दो समूह है, वर्ग है इसके ब्रायोफाइटा के, जिसमें सीधे ही अंकुरण होगा और मुख्य पादप बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरा है इनडायरेक्ट अंकुरण, ये किसमें होता है, मॉस में होता है। और ये बीजाणु पहले तो प्रोटोनीमा में चेंज हो जाते हैं और फिर ये प्रोटोनीमा कलिका बनाती है और ये कलिका फिर बाद में मुख्य पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या है, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र है, जो कैसे ये पौधा तैयार होता है, कैसे इसमें अंड बनते हैं, उनमें निषेचन कैसे होता है, बीजाणु विधावस्था कैसे आती है, फिर अंकुरण होकर मुख्य पादप तैयार हो जाता है। धन्यवाद।